वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग हैं? वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग हैं? तो चलिए हम लोग अपनी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। हमारी अपनी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अनअकैडमी के विषय में हम लोग थोड़ा बात कर लें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे लाखों की तादाद में बच्चे पढ़ने आते हैं और योग्य तथा अनुभवी टीचर यहाँ पर पढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको डाउनलोड कैसे करेंगे आप लोग। तो प्ले स्टोर से जा कर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर से जा कर के आप इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा नाम श्रवण कुमार है, 8 साल का एक्सपीरियंस है, मास्टर डिग्री विद इकोनॉमिक्स, एक्स इंटरव्यूअर ऑफ द यूपीएससी, डायनामिक अप्रोच के साथ पढ़ाने का पूरा प्रयास करता हूँ। और मेरा टेलीग्राम जो लिंक है unacademy@श्रवण कुमार, unacademy@श्रवण कुमार, ये सारे के सारे जो है कि कैपिटल लेटर में है। ये सारे के सारे जो कि कैसे है, कैपिटल लेटर में है। ठीक है, अनअकैडमी की प्रमुख जो है कि कुछ विशेषता है, प्रमुख कुछ विशेषता है। इस विशेषता को हम लोग ध्यान में रखेंगे और यही बहुत बेहतर विशेषता अनअकैडमी की है, जहाँ पे डेली लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। एजुकेटर के साथ अपने डाउट भी पूछ सकते हैं, डिस्कशन भी कर सकते हैं, चैट पोल खुला होता है, आप जो है कि कोई भी डाउट अपने पूछ सकते हैं। तीसरी बात है कि लाइव टेस्ट क्विज़ भी कराए जाते हैं। इसमें मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज होते हैं, जिससे बच्चों की एक्यूरेंसी या स्टूडेंट की एक्यूरेंसी जो है कि बनी रहती है। अनलिमिटेड एक्सेस भी है। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब है, यदि कोई स्टूडेंट इसका सब्सक्रिप्शन लेता है तो लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियो कभी भी आप देख सकते हैं। स्ट्रक्चरल कोर्स में बात करें तो आप जैसे मानो कि यूपीएससी के लिए आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो यूपीएससी में सिलेबस में क्या क्या चीज़ है, एक पैटर्न के वाइज से जो कि क्या किया जाता है, इसको पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, आगे हम लोग बात करते हैं टॉप 100+ एजुकेटर के विषय में बात करें। जैसा कि आप लोग सभी जानते हो, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इन टीचरों से आपको पढ़ने का एक बार जो है कि अवसर प्राप्त होता है। जैसा कि रोमन सैनी सर भी है, मुन्नार सर भी है ना, ये सारे लोग जो है कि आगे हम लोग चलते हैं। इसके नए सब्सक्रिप्शन पे हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। नए सब्सक्रिप्शन पे हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। नए सब्सक्रिप्शन पे हम लोग थोड़ा बात करने चलते हैं। इसका अनअकैडमी का कुछ नया सब्सक्रिप्शन आया हुआ है, जैसे कि प्लस कोर्स में देखिए। प्लस कोर्स में इसको लेकर के आया, 1 महीने का टोटल फ़ी है 9,000 रुपये, 3 महीने का 22,500, 6 महीने का 40,500, 12 महीने का 49,500, 24 महीने का 72,000, 36 महीने का 90,000। लेकिन मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं SK@12, तो आपको 1 महीने का जो है कि 8100, 3 महीने का 20,250, 6 महीने का 36,450, 12 महीने का 44,550 और 24 महीने का 64,800 और 36 महीने का 8100। वहीं पर आइकोनिक वाले का जो है, आइकोनिक वाले का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो 12 महीने का 69,500, 24 महीने का 1,07,000, 36 महीने का 1,41,000। आइकोनिक वाले पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पूरा टीम का सपोर्ट मिलता है, एजुकेटर का सपोर्ट मिलता है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप जो है कि आइकोनिक वाले को लो, क्योंकि आप एक लंबे समय के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए आइकोनिक वाला जो है कि सब्सक्रिप्शन सही पड़ेगा। अब इसमें 10% डिस्काउंट कब मिलेगा, जब मेरा रेफरल कोड यूज करेगा SK@12 यूज करेंगे आप, तब आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो 12 महीने की जो फीस हो जाएगी 62,550 रुपये, 24 महीने का 96,300 रुपये और 36 महीने का 1,26,900 रुपये। ठीक है ना, तो आइए हम लोग अब टॉपिक पे चल रहे हैं। अपने टॉपिक पे हम लोग कवर करेंगे, अपने टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, मैं बता देना चाहता हूँ, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुउद्देशीय परियोजना। क्या पढ़ेंगे हम लोग? बहुउद्देशीय परियोजना। ध्यान से आप लोग पढ़ के चलिएगा। बहुउद्देशीय बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना, इसको कहा जाता है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। मल्टी प्रोजेक्ट कहा जाता है बहुउद्देशीय परियोजना। क्लियर? बहुउद्देशीय परियोजना। अच्छा, ये बहुउद्देशीय परियोजना क्या होता है? तो चलिए हम लोग एक बात करते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना पहले किसको कहते हैं। तो बड़े बांध, ध्यान से समझिएगा, बड़े बांध बड़े बांध बनाकर नदियों के पानी को रोककर
बनाया जाता है उसे ही मल्टी प्रोजेक्ट कहते हैं। अब जैसे मान लो कि कोई नदी आ रही है, ठीक है, और संभावित क्षेत्र मान लो ये कोई क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बाढ़ की संभावना आने को हमेशा रहता है, मतलब ऐसा माना जाता है, इतनी पानी आ जाता है इस नदी में कि ये क्षेत्र पूरा का पूरा डूब सकता है। तो ये लोग क्या करते हैं सरकार कि यहाँ पर जो है कि क्या बना देती है, एक बहुउद्देशीय परियोजना बना देती है, एक बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कर देती है। इससे दो भी चीज़ें होता है, इससे ये तो होता है सिंचाई का भी लोगों का काम चल जाता है, जल विद्युत पैदा हो जाता है यहाँ से ना, मछली पालन के भी काम कर लेते हैं लोग, और दूसरा जो कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से बचाया जा सकता है, इसलिए क्या बना दिया जाता है, बहुउद्देशीय परियोजना बना दी जाती है, ठीक है ना। तो आइए, क्योंकि लिखिएगा, क्योंकि यह कई उद्देश्यों की पूर्ति एक साथ करती है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। वो उद्देश्य कौन कौन से होते हैं जिस उद्देश्य की पूर्ति करती है, तो नंबर 1 जैसे सिंचाई व्यवस्था, सिंचाई व्यवस्था, नंबर 2 जल विद्युत पैदा करना या उत्पादन करना, क्लियर। नंबर 3 मछली पालन या मत्स्य पालन जिसको बोलते हैं, क्लियर। नंबर 4 पर्यटन विकास, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति करती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, मल्टी प्रोजेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मल्टी प्रोजेक्ट कहा जाता है, ठीक है। ध्यान से एक चीज और नोट कर लीजिएगा आप लोग, यहीं पर पर्यटक क्षेत्रों में बांध बनाने से पर्यावरणीय जीव जंतुओं को नुकसान होता है। क्या होता है, नुकसान होता है। और बांध बनाकर झील का निर्माण किया जाता है, ठीक है। और पानियों को क्या किया जाता है, नदी के जो पानी होता है, पानी को रोका जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये पर्वत है, यहाँ से पानी आते हैं और यहाँ पे आकर पानियों को रोक दिया जाता है, और यहीं पर डैम बना दिया जाता है। क्या बना दिया है, डैम। और यहाँ पे जो पानी रुकता है वह एक बड़ी मात्रा में पानी यहाँ पे रुक जाता है, और यहाँ पे क्या बनता है, झील। इसको आर्टिफिशियल झील भी कहते हैं, ठीक है ना। आर्टिफिशियल झील, मानव द्वारा निर्मित झील बना दी जाती है, मानव द्वारा निर्मित झील बना दी जाती है, ठीक है ना। इतनी बात सबको क्लियर हो गया, इतनी बात क्लियर हो गया तो मुझे बताओ कि हाँ क्लियर हो चुका है। तो चलिए अब डैम इन इंडिया में देखते हैं। डैम बना दिया जाता है, डैम इन इंडिया, नोट कराते चलूंगा, साथ साथ देखते चलिएगा। देखिए मान लो ये इंडिया का कुछ हम लोग मैप बना लेते हैं, ठीक है। आप लोग प्लीज़ बना लीजिएगा, क्योंकि ज्योग्राफी मैप से चलता है, ज्योग्राफी मैप से चलता है, इसलिए ध्यान होना चाहिए आप लोगों को, मैप बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए देखिए मैंने बताया था यहाँ से
राकसताल से एक नदी निकलती है और शिपकला से भारत में प्रवेश करती है। और यहाँ पर एक गोविंद सागर है। क्या है? गोविंद सागर। सागर बोले तो झील। और यहाँ पर से हो करके भाखड़ा नागल, ठीक है, क्या है? भाखड़ा नागल। नागल बांध, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से समझिएगा। अगला है, ये आपकी एक नदी है, ये हुगली नदी। क्या है? ये यहाँ पे लिखिएगा, ये हुगली वाली पोर्शन है। और हुगली नदी में आकर के दामोदर नदी मिलती है। दामोदर नदी पर कई प्रमुख बांध हैं। ये दामोदर नदी है, दामोदर नदी, ठीक है। और यहाँ से एक नदी और, जिसका आप सभी लोग जानते हैं, सोन नदी। सोन नदी पर आगे आओगे एक और बांध बना होगा, और ये जो है कि रिहंद बांध है, रिहंद बांध। और रिहंद बांध से होते हुए और एक जो है कि यहाँ पर एक बांध बना हुआ है, यहाँ पे जिसको बोलते हैं हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध अभी नोट करवाऊंगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो है कि कई बांध है, प्रमुख रूप से 4 जो है कि माना जाता है। नंबर 1 एक बांध है कुनार, मैं लिखता हूँ, ये दामोदर नदी पर, दामोदर नदी पर एक पहला कुनार, दूसरा मैथान, और तीसरा तिलैया, और चौथा पंचेत हिल, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग जरा थोड़ा सा, ये जो पोर्शन है, यहाँ से यमुना नदी, और यमुना नदी से निकल करके यहाँ पर 2-3 बांध है, 1 2 और 3। यहाँ पे एक परियोजना है जिसका नाम है जवाहर सागर, और दूसरा है राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर, और तीसरा है गांधी सागर। क्लियर? ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से, यह सतलुज नदी एक ऊपर जो है कि यहाँ पर आके गंगा में मिलती है, यहाँ पे हुगली वाली नदी है, और यहाँ पे गंगा पे मिलती है। एक और बांध है, यहाँ लिख लीजिएगा बिहार में, जिसको नेपाल में पड़ता है, हनुमान नगर बैराज, ठीक है, हनुमान नगर बैराज। और यहाँ पर जो है कि एक है, ये जो बना हुआ है, यहाँ पे जो है कि इसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। देखा, झील, सागर को झील लिखते हैं यहाँ पे, है, ठीक है ना। भारत के मैप में ध्यान में रख के चलिएगा, क्योंकि हर नदी पे हर चीज़ें बताऊंगा अभी आपको, और लिखवाते चल रहा हूँ। और प्लीज़ इसको आप लोग साथ साथ लिखते चलें, कृपया करके इसको लिखते चलें, ठीक है। तो आइए हम लोग अब बात करते हैं। पहले हम लोग लेते हैं दामोदर नदी परियोजना। देखिए, दामोदर नदी परियोजना, चलिए पहले लिखते चलिएगा, दामोदर नदी परियोजना। क्लियर? लिखना है दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और हुगली में क्या हो जाती है,
मिल जाती है। क्या हो जाती है? हुगली में मिल जाती है। हुगली नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। और दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है। ध्यान में रख के चलिएगा, हुगली जो है कि गंगा की सहायक है। किसकी सहायक है? गंगा की। और दामोदर जो है कि किसकी है? हुगली की सहायक नदी है। क्लियर? चलिए आगे हम लोग चलते हैं। दामोदर नदी पर नदी लिखिएगा दो राज्यों से होकर बहती है। पहला झारखंड, दूसरा पश्चिम बंगाल। कहाँ कहाँ से? झारखंड और पश्चिम बंगाल से, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। नोट करके लिखिएगा, नोट करके। मानसून के कारण छोटा नागपुर पठार के समीप वर्षा अधिक होती है। अधिक होती है जिससे जिससे वर्षा का पानी दामोदर नदी में प्रवाहित होता है। इसलिए दामोदर नदी में बाढ़ की संभावना बना रहता है। इस कारण से पश्चिम बंगाल में बाढ़ आता है, ठीक है। इसलिए इसके पानी को रोक के इसलिए इसके पानी की को रोका जाता है। ऐसे लिखिएगा, को रोका जाता है। और यहाँ पे क्या बना दिया जाता है? बांध बनाए गए हैं, ठीक है। कौन कौन से बांध बनाए गए हैं? तो नंबर 1 पहला हमने बताया कोनार, नंबर 2 मैथाल, नंबर 3 तिलैया, नंबर 4 पंचेती। वैसे ये प्रमुख हैं, लेकिन कुल बांध की संख्या जो है कितनी है? 8 है, ठीक है। तो आगे लिखिएगा, इस समस्या को दूर करने के लिए दामोदर घाटी, ध्यान रखिएगा, दामोदर घाटी निगम का निर्माण किया गया। कब किया गया? 1948 ईस्वी में। इसको बोलते हैं डीवीसी, दामोदर वैली कारपोरेशन। क्या बोलते हैं? दामोदर वैली कारपोरेशन। और एक चीज बहुत अच्छी बात है,
दामोदर वैली कारपोरेशन डीवीसी का निर्माण अमेरिका के टेनेंसी घाटी परियोजना से लिया गया है या आधार पर बनाया गया है, आधार पर बनाया गया है। क्लियर हो गया? तो पहला हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? दामोदर घाटी परियोजना। ये वाला हमने क्षेत्र क्या किया? कंप्लीट कर लिया पूरा का पूरा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं भाखड़ नागल। किस पे चलते हैं हम लोग? हैं भाखड़ नागल। दूसरी परियोजना आप लिखें भाखड़ नागल परियोजना। क्लियर? इसमें लिखो पंजाब में सतलुज नदी के पानी को रोकने के लिए, ऐसे लिखिएगा, रोकने के लिए दो बांध बनाए गए। पहला जिसका नाम है भाखड़ और दूसरा नागल। भाखड़ जो है कि ये एचपी में है और नागल जो है कि पंजाब में है, लेकिन इसको एक साथ बोला जाता है भाखड़ नागल। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया इतना सबको? चलिए नोट करके लिखिएगा भाखड़ा के पीछे गोविंद सागर झील है। ठीक है, यह कृत्रिम झील है। ठीक है, आर्टिफिशियल को बोलते हैं, आर्टिफिशियल लेक बना हुआ है। ठीक है, और यह झील कहाँ है? एचपी में है। आगे लिखना है भाखड़ा बांध दुनिया का सबसे ऊंचाई पर बनाया गया बांध है, जो कि 226 मीटर, कितना मीटर है? 226 मीटर है। क्लियर हो रहा है इतना बात ना सबको? ठीक है, चलिए भाखड़ा नदी परियोजना 3 राज्यों की परियोजना है। पहला पंजाब, दूसरा हरियाणा और तीसरा राजस्थान। लेकिन इसका लाभ 4 राज्यों को प्राप्त होता है। 4 राज्य कौन? पहला हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, 5 राज्यों को, और एक और है 5वां दिल्ली। ठीक है, लिख देना यहां पे नोट करके। दिल्ली में बिजली उत्पादन
इसी बांध बनाकर किया जाता है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इतना एक बार कमेंट करें प्लीज़, बताएं मुझे, और एकदम पॉइंट टू पॉइंट नोट करके मैं कराते हुए साथ साथ चल रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत आप लोगों को ना हो। एक बार जल्दी से कमेंट करके सभी लोग मुझे बताएं प्लीज़, कमेंट करके एक बार जल्दी से बताएं। चलिए, हो गया इतना। मुझे लगता है कि हो गया होगा। एक बार बताने का प्रयास करें सभी लोग। चलिए, अगला हम लोग चलते हैं कोसी परियोजना। किसको हम लोग बात करते हैं? कोसी परियोजना को। कोसी परियोजना, चलिए लिखो कोसी परियोजना या कोसी नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से निकलती है और कोसी नदी बिहार के भागलपुर जिले में गंगा से मिलती है। क्लियर? और बिहार में इसे शोक नाम दिया जाता है, इसलिए इस पर नेपाल में हनुमान नगर बैराज बनाया गया है। ठीक है, क्या बनाया गया है? हनुमान नगर बैराज बनाया गया है ताकि इसके पानी को वहाँ पे रोका जा सके। और इस कारण से ये शोक इसलिए है क्योंकि रातों रात इस नदी की दिशा कोई नहीं होती थी। रातों रात जो है कि लोगों को घरों में पानी पहुंच जाता था जब इसमें बाढ़ आती थी तो। ठीक है, इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती थी, वो किसी भी दिशा में बह जाती थी। ठीक है ना, इसलिए काफ़ी लोगों की समस्या का कारण भी है बना शोक नदी। इसलिए जो है कि हनुमान नगर बैराज बनाया गया है नेपाल में, उसके पानी को कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, अब रिहंद परियोजना आप चलते हैं हम लोग। अगला परियोजना है रिहंद परियोजना। ठीक है, लिखिएगा रिहंद सोन की सहायक नदी है, जो कि मैंने नदियों में पढ़ाया था। ठीक है, और दूसरा सोन अमरकंटक चोटी से निकलती है, जो कि हमने बताया था छत्तीसगढ़। ठीक है, और बिहार में गंगा से मिलती है। क्लियर? रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, लिख लीजिएगा, मिर्जापुर जिले में एक बांध बनाया गया है जिसे रिहंद बांध कहा जाता है। क्लियर? क्या कहा जाता है? रिहंद बांध। और इसी के पास
इसी के पास एक कृत्रिम झील है जिसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर। बनाया गया है, ठीक है। यह लिख लीजिएगा, यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। क्लियर। यह उत्तर प्रदेश प्लस एमपी की सीमा पर है। यहाँ तक मुझे लगता है सबको कंप्लीट हो चुका होगा। एक बार जरूर मैसेज करके मुझे जल्दी से बताने का प्रयास करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे चलेंगे चंबल परियोजना। कौन सी परियोजना बात करेंगे हम लोग, नोट डाउन करते रहिए सभी लोग फटाफट। चंबल परियोजना, अगली परियोजना का नाम है चंबल परियोजना। चलिए एक चंबल परियोजना पढ़ लेते हैं हम लोग। अभी मैप बना दूंगा आप लोगों को। चंबल नदी मालवा के पठार से निकलती है, यमुना नदी में मिलती है। मैंने बताया था इटावा के पास, ठीक है। यमुना नदी की सहायक नदी है। क्लियर। और चंबल नदी यमुना में वही इटावा के पास मिलती है, लिखवा दिया मैंने। और यह 3 राज्यों में होकर के बहती है। पहला राज्य एमपी, दूसरा राजस्थान, तीसरा यूपी। नोट कर लीजिएगा सभी लोग। क्लियर। चलिए, इसके पानी का उपयोग करने के लिए 3 बांध बनाए गए हैं। पहला जवाहर बांध, नंबर दूसरा राणा प्रताप बांध, और नंबर तीसरा गांधी सागर बांध। क्लियर। आगे लिखना हो तो लिख लीजिएगा। ये और ये दोनों जो है कि राजस्थान में है, और जो है कि ये एमपी में है। यह परियोजना मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। क्लियर। क्लियर होगा सबको। एक बार मैसेज करके मुझे बताया कि जी सर क्लियर है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं हीराकुंड परियोजना। अगला है हीराकुंड परियोजना। लिखिएगा, उड़ीसा के
महानदी पर हीराकुंड बांध का निर्माण हुआ है। दूसरी बात, हीराकुंड बांध बनाने से पहले उड़ीसा की शोक नदी भी कहा जाता था इसे। क्लियर? क्योंकि इसी कारण से या इस नदी के कारण से उड़ीसा में बाढ़ आती थी। क्लियर? और ये लिख लीजिएगा, ये दुनिया का सबसे लंबा बांध है। लगभग जो है कि 5 किलोमीटर के समथिंग है। लगभग कितना है? 5 किलोमीटर के समथिंग ये बांध है, 5 किलोमीटर। ठीक है। अब दूसरा हम लोग बना लेते हैं, एक दूसरा मैप बनाते हैं, फिर दूसरे मैप पे कुछ और हम लोग करते हैं। चलिए सेकेंड मैप भारत का बनाइए आप लोग फटाफट। जैसे तैसे बना लीजिए फटाफट। ठीक है। देखिए एक चीज यहां पर जो है इस प्रकार से मैप बनाइएगा आप लोग। नदी जोड़ो परियोजना है यहाँ पे, और यहाँ पे एक बांध है जिसको टिहरी बांध कहा जाता है, जो कि भागीरथी नदी पे बनाया गया है। कहाँ पे है? भागीरथी पर। ठीक है ना। और यहाँ से एक नदी निकलती है, जैसा कि आपको बताया था, ये यहाँ पे पहुँचती है कपूरथला के पास, कपूरथला के पास। और यहाँ पे इधर से आती है एक नदी ब्यास, और यहाँ से होकर के एक नदी निकाली गई है जिसका नाम है इंदिरा गांधी परियोजना। नोट कर लीजिएगा आप लोग। और यहाँ पर एक नदी है, 1 2 3 बांध बनाए गए हैं। पहला सरदार सरोवर परियोजना, नंबर दूसरा माहेश्वर परियोजना, और नंबर तीसरा ओंकालेश्वर परियोजना, और चौथा एक बांध है, इसको बोलते हैं नर्मदा परियोजना। ये नर्मदा नदी पे बनाया गया है, इस बात को आप लोग ध्यान देना। ठीक है। टाइम क्या हो गया दोस्तों? ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई? सबको समझ में आ गया तो बोलो हाँ सर समझ में आ गया है बिल्कुल। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए पहला हम लोग परियोजना करते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना। लिखते चले सब लोग। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। क्लियर? तो लिखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। ठीक है। या विश्व की सबसे बड़ी
नहर परियोजना है, दोनों नाम दे सकते हैं आप लोग। इसका उद्देश्य राजस्थान के पश्चिमी जिलों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ठीक है, पानी की सुनिश्चितता क्या करना, सुनिश्चित करना। नंबर दूसरा, पंजाब के कपूरथला के निकट हरिके बैराज नामक बांध बनाकर पानी को एकत्रित किया जाता है। क्लियर? हरिके बैराज से एक नहर निकाली गई है जिसे हरिके फीडर नहर कहते हैं। क्लियर? इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के पूर्व पश्चिमी जिलों को पानी उपलब्ध कराती है। पहला गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर जिले में। क्लियर? बाड़मेर जिला बोलते हैं इसको, बाड़मेर जिला में पानी उपलब्ध कराती है। ठीक है, राजस्थान के पश्चिमी जिलों में कपास की फसल होती है। किसकी फसल होती है? कपास की फसल की जाती है, क्योंकि पानी की उपलब्धता वहां पे हो चुका है। ठीक है ना? अब हम लोग आते हैं टेहरी परियोजना। कौन सी परियोजना? टेहरी परियोजना। चलिए, बांध का निर्माण किया गया यहाँ पे। पहला पॉइंट, यह उत्तराखंड राज्य में है। दूसरा, यह भागीरथी प्लस भिलांगना नदी पर बनाया गया है। ठीक है, टिहरी बांध भूकंप जोन 5 के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्लियर? यहां पर वेक्टर स्केल 8 से अधिक भूकंप आने की संभावना होती है।
क्लियर। अब हम लोग चलते हैं नर्मदा नदी परियोजना। पहला, नर्मदा नदी परियोजना भारत की, लिखिएगा, नर्मदा नदी पांचवी सबसे बड़ी या लंबी नदी है। नंबर दूसरा, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना, नर्मदा, 1 2 3 4 5वें नंबर की नदी सबसे बड़ी है, ठीक है ना। आगे लिखते हैं, गोदावरी और कृष्णा के बाद भारत मतलब दक्षिण भारत की तीसरी सबसे बड़ी, ऐसे लिखिएगा, तीसरी सबसे बड़ी या लंबी नदी है, ठीक है। अरब सागर में जल गिराने वाली, लिखना है, अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है। क्लियर। लिखिएगा, नर्मदा 3 राज्यों से होकर बहती है। ए एमपी, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, 3 स्टेट से होकर के बहती है। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। टाइम क्या हो चुका दोस्तों? ठीक है, इतना क्लियर है सबको। अब हम आगे चले आगे चलते हैं। लिख लेना, नर्मदा का 86% जल एमपी प्रयोग करता है, 12% गुजरात और 2% महाराष्ट्र, ठीक है। लिखो, नर्मदा नदी के जल का उपयोग जल के उपयोग करने के लिए नर्मदा घाटी परियोजना बनाई गई है। इनमें से 4 प्रमुख हैं। ए नर्मदा परियोजना, नंबर 2 ओंकालेश्वर, नंबर 3 सरदार सरोवर परियोजना, नंबर डी माहेश्वर परियोजना। ये जो तीनों हैं ये एमपी में और ये कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? यहाँ तक क्लियर हो गया सबको तो मुझे एक बार बताएं, हाँ सर क्लियर हो चुका है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग लास्ट पढ़ लेते हैं। देखो, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखिए आप लोग। सरदार सरोवर
परियोजना। यह 4 राज्यों में या राज्यों की संयुक्त परियोजना है। नंबर दूसरा, कौन कौन से हैं? एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। तीसरा, सर्वाधिक लाभ गुजरात को प्राप्त होता है और गुजरात का पश्चिमी राज्य, लिखिएगा, गुजरात का पश्चिमी राज्य में वर्षा कम होती है। ठीक है। और सबसे ज्यादा नुकसान एमपी को होता है, क्योंकि पानी का स्तर अधिक ऊंचा एमपी में होता है। क्लियर? जिससे कि पर्यावरणीय संकट उत्पन्न होता है। नंबर बी, प्रजातियां विलुप्त होने की संभावना होती है। जनजातियां को माइग्रेशन की संभावना बनी रहती है। क्लियर? इसी को देखते हुए 1990 में नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था। क्लियर? मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर हो चुका है सबको। एक बार मुझे हाँ बताइए, सभी लोग बोलिए, क्योंकि आज बातें नहीं, आज डायरेक्ट पढ़ाने का मूड है सिर्फ। ठीक है ना? अब एक और हम लोग कर लेते हैं, केन बेतवा, दोनों लेकर चलते हैं। केन बेतवा लिखना है। दोनों यमुना की सहायक नदी हैं। दोनों यमुना की सहायक नदी हैं। नंबर, दोनों नदियों या नदियां मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में बहती हैं। तीसरा पॉइंट, केन बेतवा के बीच बुंदेलखंड का भाग है। और चौथा, यह परियोजना 2005 में शुरू किया गया था। और पांचवा, ताकि बुंदेलखंड में पानी की उपलब्धता बनी रहे। ठीक है। यह परियोजना 6, यह परियोजना नदी जोड़ो परियोजना भी कहा जाता है। ठीक है। अगली क्लास में हम लेकर के आएंगे कि इसमें कि पूरा मैप के साथ में कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी परियोजना है, उस सारी परियोजना को मैं कंप्लीट करा दूंगा।
जिस जिसमें स्टेट है। बाकी ये हमारा चैप्टर परियोजना वाला भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि इतना ठीक हो गया सबका। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद। अब तक हम लोग फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अभी तक के लिए धन्यवाद।